प्रिय दीक्षित, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं रुड़की, जहां पर सीएम ने विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया और साथ ही साथ कई स्टॉल्स पर जाकर चर्चा भी की। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा भी विभिन्न स्टॉलों को लगाकर उनको प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है, जो उत्तराखंड में आज मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। जन गण मन को आगे लेकर विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारा राष्ट्र जो प्राचीन काल से ज्ञान विज्ञान और कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पुनः अपने ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, वैश्विक रूप से भारत की पहचान बढ़ रही है। भारत अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पुलिस लाइन, जहां पर सिपाही भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया गया है और सीएम धामी ने बढ़ाया युवाओं का उत्साह। अधिकारियों से ली विस्तृत जानकारी। तो वहीं आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शिता के साथ अपनाई जाए, ये तमाम निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। युवाओं के बीच पहुंचकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया और साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली है। तो पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। पुलिस लाइन पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने युवाओं से मुलाकात की, उत्साह बढ़ाया। देखिए, सिपाही भर्ती प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उस पर नजर बनाए हुए हैं। और उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जो है आज पुलिस लाइन पहुंचे थे। वहां पर पुलिस की भर्ती जारी है और पुलिस की भर्ती में लगातार जो है युवा जो है वो अपना बल दिखा रहे हैं, अपना जोश दिखा रहे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा कि जो वहां पर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा युवाओं का जोश भी उन्होंने कहा कि अच्छे से तैयारी करें और अगर कहा जाए तो किसी भी तरीके से हाइड्रेटेड रहें। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा और फिट इंडिया की जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है, तो इन तमाम युवाओं से भी ये बात कही कि नशे से दूर रहें, फिट रहें और पुलिस की नौकरी अगर मिले तो पूरी तरीके से जुटे समाज की सेवा करने में और कानून की रक्षा करने में। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। पंकज, देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम हाउस में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने एसडीआरएफ जवानों को सम्मानित किया। प्रयागराज महाकुंभ में अहम भूमिका निभाई और उसको लेकर सरकार ने अब उनकी सराहना की है। अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रयागराज में एसडीआरएफ के तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो गए थे और इलाहाबाद प्रयागराज महाकुंभ में उनके द्वारा वहां पर लगभग जितने दिन कुंभ रहा उतने दिन वो वहां पर रहे और उन्होंने लगातार वहां पे चाहे कानून व्यवस्था हो या फिर अन्य वहां पर घाटों में किस तरीके से लोगों को स्नान कराना है उसकी वो की। तो मुख्यमंत्री ने आज तमाम जितने भी ये पुलिसकर्मी वहां गए थे उन तमाम को सम्मानित किया है और अगर कहा जाए तो पुलिस के तमाम लोगों की सेवा की भावना भी होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों को भी कहा है जो एसडीआरएफ के लोग थे और कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने उन्हें अच्छा संदेश दिया और सम्मानित करने का भी काम किया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पंकज आपका जुड़ने के लिए।
और रुड़की से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की में आयोजित हुआ 6ठा भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन, जहां पर इस विज्ञान सम्मेलन में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और नीति पर चर्चा हुई और इस दौरान इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण बने मुख्य अतिथि। तो साथ ही आपको बता दें कि निदेशक प्रोफेसर के पंत की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में अंतरिक्ष क्षेत्र में उभरते अवसरों, चुनौतियों पर चर्चा हुई। तो भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन आयोजन किया गया। रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी इंडिया में हो रही हैं और उसके डिफरेंट जगह से डिफरेंट लैब से एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं, जो है वो लोग अपने आइडिया को, अपने विचारों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो है, और एक नई आइडिया के साथ आएंगे। जसपुर से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 74 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। जसपुर में कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और एक बाइक सवार विक्रम की मौके पर मौत हुई है। दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है, हायर सेंटर जिसको रेफर किया गया है। तो सड़क हादसे में एक बाइक चालक की मौके पर मौत हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया है और मौके पर पुलिस पहुंची, वाहन को कब्जे में लिया। जसपुर में कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिलहाल एक की मौत हुई है और दूसरे का इलाज चल रहा है। तो दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है, हायर सेंटर उसको रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे 74 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया है और घायल को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया। और हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एएनटीएफ और सिडकुल पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 30 लाख की 101.39 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही 2 दर्जन से करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो अवैध स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। और खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें जिला एवं महानगर अध्यक्षों की बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC सदस्य गुरदेव सिंह सप्पल और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। और वहीं इस 3 महीने के अभियान के तहत कांग्रेस लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक करने का काम करेगी, जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए थे। और इस अभियान के तहत कांग्रेस बीजेपी के साजिश को बेनकाब करने का काम करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर इतने बड़े पैमाने पे कभी किसी ने वोट ही नहीं किया था भारत जैसे देश में। तो ये वोट आदमी बार बार ना करे, तो चुनाव आयोग ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक नया फॉर्मूला निकाला, एक नई तरह की इंक इजाद करवाई CSIR से, जो इंक आज भी इस्तेमाल होती है। ये काम चुनाव आयोग ने किया। ये परंपरा चुनाव आयोग की है कि एक निरक्षर देश में, एक गरीब देश में, जो देश कब आजाद हुआ था, एक नए ढंग का चुनाव दुनिया में इस चुनाव आयोग ने कराया था। और उस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी आज हम मानते हैं कि अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर जनमत को चुरा रही है, अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर हमारे वोटर का मौलिक अधिकार छीन रही है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उस पर काम करने की। हरिद्वार पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पर आपको बता दें कि एएनटीएफ और सिडकुल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। पुलिस ने 2 तस्करों को 30 लाख की 101.39 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हरिद्वार जिले में नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हरिद्वार जनपद के तमाम सभी थानों में एक अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
ताजा मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र का है, जहां 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इनसे करीब 30 लाख की स्मैक बरामद की है और पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें अब जेल भेज दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में है और लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क से वो नहीं जुड़ पाए हैं और लोग मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। 1000 लोगों की आबादी वाला गांव कैसरवाला आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानी झेल रहा है। गांव वालों को हर जगह से आश्वासन मिल चुका है और कई सालों से लगातार आश्वासन और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। परेशानी तो बहुत है भैया, पर ये मेन तो सबसे पहले है कि अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। उस टाइम पे मतलब 3-4 महीने तो ऐसे हैं लगातार कि हमें एक आदमी गाड़ी लेके जाता है और दूसरा बच्चा गोदी में लेके जाना पड़ता है मेन रोड तक। अब ये है कि सब मेन पे ये रोड की बस समस्या, और कुछ नगर निगम में डाल दिया। गाय के लिए उठा के लेके जा रहे गाय नगर निगम वाले। हमारे तो यही हुआ है कि गाँव में तो गायों का पालन करना, वो करना, बस घास लाना, हर चीज में टैक्स। सर मैं कहना चाहता हूँ, आप बरसातों के टाइम पे आके देखिए, ये सड़क नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि नदी चल रही है, ऐसा बुरा हाल रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह स्कूल छोड़ने जाना है, उसमें दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है। पैदल पैदल मेन सड़क तक जाते हैं बच्चे, तब जाना स्कूल में संभव हो पाता है। जहां सरकार ये दावा पेश करते हुए नहीं थकती है कि पूरे राज्य में जो है उन्होंने सड़कों के जाल बिछा दिए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कें पहुंच चुकी हैं, वहीं देहरादून में भी जो राजधानी है वहां पर आज भी ये आलम है कि एक जगह पर सड़क आज तक नहीं पहुंची है। जी हम बात कर रहे हैं केशरवाला गांव की, जो कि राजधानी देहरादून से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी जहां पर नेशनल गेम्स आयोजित हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां से ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मात्र 7 दिनों में ही स्टेडियम को तैयार कर दिया गया नेशनल गेम्स के लिए। हालांकि दशकों से ये सड़क जो है जिसकी मांग यहाँ पर ग्रामीण करते हुए आए हैं, उसको आज तक तैयार नहीं किया गया है। चाहे सीएम की बात कर लें, डीएम की बात कर लें, प्रशासन, शासन, सरकार स्तर तक ये लोग पहुंच चुके हैं और अपनी समस्या बताई है इन्होंने। हालांकि अभी तक सरकार ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है। कैमरा सहयोगी पवन के साथ मैं आलोक सेमवाल, भारत समाचार, देहरादून। और खबर बागेश्वर से है, जहां पर आपको बता दें कि बागेश्वर में गरुड़ तहसील के समाजसेवी गोपाल वनवासी ने डीएम को खड़िया खनन से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए पत्र लिखा है। गोपाल वनवासी द्वारा पूर्व में भी डीएम बागेश्वर को जिला कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की पत्नी और रिश्तेदारों के नामों से खनन पट्टे होने के दावे की बात कही गई थी और उसके बाद समाजसेवी ने खनन पट्टों की वीडियोग्राफी जांच की मांग की है और उसके साथ ही उन्होंने जांच न होने पर न्यायालय जाने की भी बात कही है। खबर कालाडूंगी से है, जहां पर आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के बेलपड़ाव वन रेंज अंतर्गत चांदनी जोन खोलने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्रीय लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में वन विभाग के उप वन प्रभागीय वनाधिकारी मनीष जोशी ने जोन खुलने से रोजगार और पर्यटन के बढ़ावे को लेकर चर्चा शुरू कर दी। इसमें पर्यटन जोन खुलने से किस प्रकार रोजगार और सरकार को राजस्व वृद्धि होगी, इस पर विस्तार से चर्चा की। लेकिन जोन खुलने से किस तरह से नुकसान होगा, इस बात पर भी जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की। तभी जोन खुलने का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान विरोध दर्ज कर वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी बात रखी। अभी चांदनी जोन है, इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका प्रस्ताव में ये था कि सभी जो स्टेक होल्डर्स होंगे, कम्युनिटी होगी, उनकी सहभागिता के आधार पर इसको आगे को बढ़ाया जाएगा प्रोजेक्ट को। तो उसी संबंध में प्रभागी वनाधिकारी महोदय तराई पश्चिमी वन प्रभाग के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की मीटिंग की। इसमें सभी ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों आदि को बुलाया गया था। तो सभी ने मंच से अपने अपने जो विचार हैं, अपनी अपनी जो शंकाएं आदि हमको बताई हैं और कुछ हद तक हमने उनका समाधान करने का प्रयास भी किया है। साथ ही साथ ये निष्कर्ष भी निकाला है कि जिनकी जो आपत्तियां हैं वो बिंदुवार उन आपत्तियों को और अपनी समस्याओं को हमको लिख के दें, ताकि तदनुसार उनका हम समाधान कर सकें। तो देखिए, ग्रामीणों ने नारेबाजी कर अपनी मांग की है और साथ ही साथ कई मांगों को लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए थे ग्रामीण और इस दौरान आश्वासन भी दिया गया।
सवारियों रद्द करो। और खबर विकास नगर से है, जहां पर अवैध मदरसों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसके लिए प्रशासन ने 63 अवैध मदरसे चिन्हित किए हैं और इसी कड़ी में 5 और अवैध मदरसों को सीज किया गया है। सरकार की इस कार्रवाई से अवैध मदरसा संचालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। हमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA के VC बंशीधर तिवारी का कहना है कि उन्होंने लगातार कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। सुनिए क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए, जो भी अवैध भवन निर्माण है, वो चाहे मदरसे के रूप में हो, किसी भी विद्यालय के रूप में हो, क्योंकि वहाँ नौनिहाल पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और उनके जीवन की सुरक्षा का प्रश्न होता है, तो स्वीकृत मानचित्र हो, सुरक्षित भवन हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया था और उसमें जो भी जिस किसी रूप में भी कोई शैक्षणिक संस्था है, उसको हम लोग नोटिस जारी करके उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। तो इस दौरान में जो ये अभियान चल रहा है, उसमें भी आप लोगों ने नोटिस जारी किए हैं? नहीं, हमारे यहाँ पूर्ववत पहले से ही चल रहा था और उसमें हम लोगों ने और सख्त एक्शन लेना शुरू किया है, ताकि जो भवन है उसको सुरक्षित रूप में बनाया जा सके। थैंक यू सर। और खबर कोटद्वार से, जहां पर रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। रमजान के शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र अवसर पर एक्स पर पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी हैं, जिस पर बीजेपी नेता ताजुद्दीन इद्रीसी ने पीएम मोदी की सराहना की है। सुनिए क्या कुछ कहा। इसमें देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं बहुत सराहना करता हूं और हमारा मुस्लिम समाज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बधाई से बहुत खुश है और आश्वस्त है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास वाली बात जो कहते थे, उस पर पूरे उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं। बागेश्वर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने गैंगस्टर और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 10-10 हजार रुपए के वांछित 2 इनामी बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई की है और 10-10 हजार रुपए के वांछित 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार निर्देशित किया जाता है कि इनामी अपराधी, वांछित अपराधी, इन पर कड़ा प्रहार करते हुए, गिरफ्तार करते हुए अपराध के ऊपर कड़ा प्रहार करने की कार्रवाई लगातार जारी रखनी है। इसी क्रम में आज कोतवाली, बागेश्वर और एसओजी की संयुक्त टीम को एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। आप सभी को याद होगा कि थाना कपकोट क्षेत्र अंतर्गत एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 3 विक्टिम्स थे, उनमें से एक की बाद में डेथ भी हुई थी। तो ये 307 में लिखा गया था मामला, बाद में 302 में तरमीम हो गया। इसमें जो मुख्य आरोपी था हिमांशु मेहता, वो ऑलरेडी कपकोट वाले मुकदमे में गिरफ्तार किया जा चुका था। इसके बाद उपरांत हमने जब इस पूरे गैंग का आपराधिक इतिहास खंगाला, तो हमें ये पता चला कि हिमांशु मेहता के साथ 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिनके द्वारा जो है NDPS के और मारपीट के अन्य भी मुकदमे हैं और इनके द्वारा एक गिरोह बनाकर गैंग के तौर पे कार्य किया जा रहा है। देहरादून से खबर है, जहां पर पीएम मोदी का 6 मार्च को हर्षिल दौरा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल दौरे पर जाएंगे और साथ ही तैयारियां तेज कर दी गई। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही आपको बता दें कि मुखबा में पूजा पाठ करेंगे। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 6 मार्च को हर्षिल दौरा है, प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को हर्षिल जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि पूजा अर्चना करेंगे और मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अफसरों के साथ पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियों को लेकर दौरा किया है। मुखबा में पूजा पाठ भी करेंगे। खबर देहरादून से, जहां पर कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिली है और इस पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आज आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आज कैबिनेट में टेबल हुई और जब कैबिनेट में टेबल हुई तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रस्ताव में हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा।
और खबर देहरादून से, जहां पर एक और कांग्रेस वोटों के कटने और जोड़ने के मामले पर सवाल खड़े करते हुए इस पर सबूत सहित अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी साफ कहा कि ये परेशानी केवल कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हो रही है। बीजेपी के अनुसार ये सिस्टम की कमी है, पूरा सिस्टम सरकारी तंत्र के हाथों में आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं लोकल बॉडीज के, इसमें तो बीजेपी के लोगों ने शिकायत की कि बीएलओज ने ठीक से काम नहीं किया और तमाम क्षेत्र गायब रहे, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। मेरे अपने क्षेत्र में हुआ। ये सब्जेक्ट सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये सिस्टम की कमी है, जिसके कारण ये सब परिस्थितियां पैदा हुई। और इसमें हम भी कांग्रेस के साथ हैं कि भाई बीएलओज ठीक प्रकार से काम करें, जो भी वोटर है वो पूरी तरह से इनरोल्ड हो और वो वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे। इसमें ये कांग्रेस का इशू नहीं है, ये सभी जनप्रतिनिधियों का इशू है कि वोटर ठीक प्रकार से बनाए जाने चाहिए। देखो ये इशू कहाँ है, ये तो सिस्टम की खामियां हैं और सिस्टम की खामियों को दूर करने का काम सबका है। हम भी करेंगे और उनको भी बोलना चाहिए।